आ रही है क्या सब लोगों को? हाँ सर। सर ठीक है, यस सर, आवाज आ रही है। ठीक ठीक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईयर वैक्स के बारे में कि वैक्स क्या है और क्या कर सकता है, क्या प्रॉब्लम होता है वैक्स और इसको कैसे रिमूव करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पहले हम लोग देखते हैं कि वैक्स क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि ईयर कैनाल प्रोड्यूस ए वाइली वैक्सी मटेरियल इज कॉल्ड द सेरुमेन। एक जो ईयर कैनाल है, ह्यूमन बीइंग में तो है ही, लेकिन और भी मैमल्स हैं उसमें भी ये चीज होता है। जो ईयर कैनाल है, जो स्किन है, वहां से एक वाइली मटेरियल प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं सेरुमिन। अगर मेडिकल वर्ड्स में हम लोग देखें तो इसका नाम है सेरुमिन, और विच इज कॉमनली नोन एज द ईयर वैक्स, और उसको हम लोग कॉमन रूप से जो जानते हैं वो ईयर वैक्स के नाम से जानते हैं। एक्चुअली ये जो मटेरियल है वो स्टिकी मटेरियल है। वैक्स कहने से ही मतलब आता है कि एक मोम की तरह चिपचिपा मटेरियल है। तो ये वैक्सी मटेरियल है, लुक लाइक ब्राउन कलर या ग्रे कलर, इन सम टाइम येलो कलर, इस तरह के वो उसके लुक होते हैं। एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है, क्या करता है, क्यों सिक्रेशन होता है? तो कहता है कि ईयर वैक्स प्रोटेक्ट द स्किन of the ear canal from the dust, foreign bodies and the microorganism like fungus, bacteria etc. तो इससे जो वैक्स है वो प्रोटेक्शन देता है ईयर जो कैनाल के स्किन है उसको, और मॉइस्ट रखने का काम करता है, जिससे कि किसी तरह के कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स ईयर के अंदर ना जाए और हमारे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसको डैमेज ना करे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ईयर वैक्स जो प्रोड्यूस होता है वो ऑटोमेटिकली बाहर धीरे धीरे निकलता रहता है। कभी भी हम लोग किसी चीज से अभी डाल करके उसको निकालने का कोशिश करते हैं, वो आसानी से इजीली रिमूवल है। लेकिन किसी केस में देखते हैं कि ये ईयर वैक्स जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ ईयर वैक्स कैन लीड टू द डेफनेस, या फिर कह सकते हैं कि हेयरिंग लॉस। ये जब एक्सेस अमाउंट में किसी कारण से जमा हो जाए, बहुत ज्यादा, some person prone to produce excess amount of wax। कुछ लोग होते हैं कि जिसमें कि excess amount of wax का प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब एक्सेस होने की वजह से क्या करता है, किसी कारण ब्लॉकेज हो जाए। लेकिन कहता है यहाँ पर एक बात हम लोग को क्लियर होना चाहिए कि एक्सेस वैक्स नॉट कॉज ऑटोमेटिकली ब्लॉक द ईयर कैनाल। वो ईयर कैनाल को डायरेक्ट ब्लॉक नहीं कर सकता, इसलिए कि वो पास आउट भी बाहर की ओर निकलता रहता है। इसका एक नेचर है, अपना वाइली नेचर है, इसलिए बहुत आसानी से निकल भी जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन में कहता है कि ये ब्लॉकेज करवाता है। तो ब्लॉकेज कहाँ होता है, तो ये हम लोग देखते हैं कि ब्लॉकेज के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ईयर वैक्स की वजह से जो ब्लॉकेज है वो क्या मुख्य कारण क्या है। तो सबसे पहला कहता है कि you try to remove self at home। जब हम लोग किसी चीज को निकालने का कोशिश करते हैं कान से, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉटन स्वैब का इस्तेमाल करते हैं, बर्ड्स जिसको कहते हैं। तो बर्ड्स से क्या होता है कि जो हम लोग निकालने का कोशिश कर रहे हैं, इन सम टाइम वैक्स आर डीपर, हम लोग उसको और पहुंचा देते हैं, निकलता नहीं है। हम लोग वैक्स के जो है स्वाब के जरिए हम लोग उसको और अंदर पहुंचा देते हैं, नियर टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन।
दूसरा है कुछ लोग बॉबी पिन से इस्तेमाल करते हैं बार बार निकालने का, उससे भी क्या होता है पुश कर देना, पुश डीपर इनटू द ईयर कैनाल। हम लोग उसको क्या करते हैं ईयर कैनाल के अंदर और पुश कर दिए निकालने के बजाय, इसलिए कि हमको तो दिख नहीं रहा है कि वो कहाँ पर है, किस तरह से निकाले, हम लोग ब्लाइंडली उसको निकालने का कोशिश करते हैं जिसकी वजह से वो पुश हो जाता है। तो ऐसा हम लोग कहते हैं कि कभी भी अपने से आपको ईयर वैक्स नहीं निकालना चाहिए। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ईयर कैनाल की जो स्किन है हाईली सेंसिटिव है, इसमें ट्रॉमा होने का डर है, ड्रम रैप्चर होने का डर है, पता ही नहीं चल रहा, हम तो ब्लाइंड है, देख रहे हैं हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है, किसी चीज से निकालने का जब कोशिश करते हैं तो ये सब पॉसिबिलिटी है। दूसरा कहता है कि कोई ईयरफोन का इस्तेमाल करता है, रेगुलर ईयरफोन का इस्तेमाल करता है, उसके वजह से ईयर फ्री है, ओपन पार्ट है, जिससे कि कुछ सिरोमेन जो वैक्स हैं वो बाहर निकले, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑलवेज उसको क्या कर रहे हैं रोकने का कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो धीरे धीरे अक्यूमुलेट होकर के हमारे लिए एक ब्लॉकेज का काम कर जाता है और टेम्पररी हियरिंग लॉस करवाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात करता है कि रिमूवल ऑफ वैक्स एट होम, ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण माना जाता है कि कोई भी अगर लोग अपने से निकालने का कोशिश करता है तो वो निकलता कम है लेकिन पुश उसको अंदर की ओर ज्यादा कर देता है, इसलिए अपने से निकालना नहीं चाहिए। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो ईयर कैनाल के स्किन है वो भी डैमेज होने की पॉसिबिलिटी है, चांसेस है, जिससे और भी तकलीफ हो सकता है। लेकिन जब कहता है कि यहाँ पर जब ईयर वैक्स का अक्यूमुलेशन हो जाए तो वो हमारे लिए एक दूसरा प्रॉब्लम भी क्रिएट करवा सकता है। पहला तो कहता है कि टेम्पररी हियरिंग लॉस हो सकता है, दूसरा ईयर एक हो सकता है, कान के अंदर दर्द हो सकता है, तीसरा कहता है कि यहाँ पर इन्फेक्शन होने की भी संभावना बढ़ जाती है। जो चीज को बाहर निकलना चाहिए था, जो एरिया नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वहां पर अब एक वैक्स का पड़ा हुआ है लंबे समय तक, तो वो निकल नहीं रहा है, जिसकी वजह से वहां पर इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है। यहाँ पर देख रहे हैं कारण ये है कि कोई अगर ईयर प्लग रेगुलर लगाता है, और दूसरा कारण ये है कि वो घर पर निकालने का कोशिश करता है, तो ऐसा माना जाता है कि जिसकी वजह से ईयर जो वैक्स है निकलने के बजाय वो और अंदर की ओर पुश हो जाता है, जो ब्लॉकेज का कारण बनता है। जब ये ब्लॉक करता है, जब हम लोग देखते हैं कि जब ब्लॉकेज हो गया है तो बहुत बार क्या होता है कि ये लंबे समय तक पड़े रहने की वजह से बहुत ही हार्ड और ड्राई हो जाता है, पूरा ड्राई है और हार्ड भी है। तो जिसके अभी हम लोग का जो पार्ट आता है जो हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग करें फिर क्या कैसे निकाला जाए, तो कहता है कि कभी भी आप अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो कभी एक्सपर्ट से मिलें। बच्चे लोगों में जो लोग हैं, कभी बच्चे लोगों को भी होता है, तो बच्चे लोगों में भी कहता है कि जो स्पेशलिस्ट हैं जो निकालते हैं उनसे, या फिर हमेशा बीच बीच में देखते रहना चाहिए कि कोई चीज जो वैक्स है वो जमा तो नहीं हो रहे हैं, इसलिए कि लॉन्ग टाइम के बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत ही एक्सेस अमाउंट वैक्स जमा होकर के इस तरह का समस्या करवा सकता है। तो हम लोग फ्रिक्वेंटली बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए, अपने किसी डॉक्टर से मिलकर, या फिर खुद जो लोग हैं जो जानते हैं जो देख सकते हैं कि भाई हमारे कान में कुछ है कि नहीं। तो बच्चे लोगों के लिए भी और एडल्ट लोगों में भी ये होना चाहिए कि रेगुलर ईयर को साफ करके क्लीन होते रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि ये ईयर वैक्स की पॉसिबिलिटी जो अक्यूमुलेशन है ये नहीं आता। लेकिन अगर मान लीजिए कि आ जाता है किसी को ईयर वैक्स अक्यूमुलेट होकर के वो ब्लॉकेज का कारण बन गया, जो हमने कारण बताया जो पॉसिबल कॉज है, या फिर बहुत लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो धीरे धीरे जमा होकर के भी एक एक्सेस अमाउंट ऑफ वैक्स अक्यूमुलेट हो सकता है ईयर कैनाल में, तो जिसकी वजह से ब्लॉकेज भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में कहता है कि हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, उसको निकालते हैं। तो अभी तो हम लोग पहले देखें कि अगर किसी को ईयर वैक्स हुआ है तो क्या सिम्टम लेकर आएगा।
पहले तो हमने कारण देखा, दूसरा कहता है कि क्या सिम्टम लेके कैसे हम लोग समझे कि ईयर वैक्स है। पहला तो कहता है कि जो सिम्टम है वो ईयरिंग, अगर कोई कान में दर्द लेकर आया है तो हम लोग को पहले और एग्जामिन करना चाहिए कि लाइट सोर्स के जरिए कि उसके अंदर ईयर कैनाल में क्या प्रॉब्लम है। अगर लग रहा है कि ईयर कोई ट्रॉमेटिक कारण भी हो सकता है ईयर पेन का, जो हम लोग एक्सटर्नल ओटाइटिस मीडिया हम लोग पढ़ाए हैं कि कोई ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, और भी कारण है। नेक्स्ट कहता है कि ईयरिंग अगर हमको लगता है कि वैक्स है तो हम लोग को लाइट सोर्स से वैक्स दिखाई देगा कि इसके अंदर बहुत सारे वैक्स पड़े हैं, या फिर कोई दूसरा इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है कि वहां पर ईयरिंग हो रहा हो। तो ये सिम्टम पहला तो कहता है कि ईयरिंग। दूसरा कहता है कि फुलनेस ऑफ ईयर, कान बहुत भारी भारी लगना, कहेगा कुछ लगता है कि पड़ा है बार बार, ऑलवेज ट्राई टू रिमूव समथिंग, वो हमेशा चाहता है कि कुछ मेरे कान में है, हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा सिम्टम हुआ फुलनेस ऑफ ईयर। तीसरा कहता है कि पार्शियल हियरिंग लॉस, कुछ कम सुनाई देने की संभावना है। हियरिंग लॉस दो बात पर निर्भर करता है, अगर बहुत ज्यादा ड्राई अगर हो जाए तो वैक्स गीला अगर होगा तो यहाँ पर जो साउंड कंडक्शन है वो कम होगा, इसलिए कि वो पूरा पैक कर लेगा। अगर गीला है, वैक्स वैक्स कहने का मतलब चिपचिपा है, तो वो क्या करेगा, साउंड का जो कंडक्शन है उसको रोकेगा। लेकिन इन सम केसेस कहता है कि वैक्स बहुत ही ड्राई हो जाता है, तो जब ड्राई होता है तो वो एक दूसरे से चिपक जाता है, और ड्राई होने की वजह से देखते हैं कि कुछ पार्ट, कुछ हिस्से जो होते हैं ईयर कैनाल साउंड को ले जाने में वो मदद करता है। तो बहुत कम यहाँ पर दो तरह के देख सकते हैं, पार्शियल में कि बहुत ज्यादा एक होता है, बताएगा कि नहीं इसमें से बहुत कम सुनाई देता है इस कंपेयर टू द अदर ईयर, और दूसरा कहता है कि सुनाई थोड़ा थोड़ा इससे थोड़ा कम है। तो इसलिए कम कहता है कि जो वैक्स है वो ड्राई हो चुका है और अगल बगल से साउंड जाता है, बहुत नहीं जा पा रहा है लेकिन यहाँ से जाता है, इसलिए थोड़ा उससे कम होता है। तो इसमें दूसरा नेक्स्ट सिम्टम जो हमने कहा कि पार्शियल हियरिंग लॉस, तो ये जो है टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं है, इसको कहते हैं टेम्पररी हियरिंग लॉस। तो टेम्पररी मतलब कि अगर हम लोग वैक्स को निकाल दें तो ये समस्या फिर खत्म हो जाए, दोनों इक्वल हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं। ये एक्चुअली पार्ट जो आता है ये कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में आता है। कंडक्शन को प्रॉब्लम हो रहा है, ईयर वैक्स साउंड को रोक रहा है, तो पार्शियल है और टेम्पररी है, और कैसा है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। तो इससे हम लोग मतलब जैसे ही वैक्स को निकालेंगे फिर से वो नॉर्मल हियरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि किसी किसी को रिंगिंग साउंड, टिनिटस की बात जो करते हैं, ईयर वैक्स बहुत ज्यादा होने की वजह से टिनिटस भी कंप्लेन हो सकता है। हो सकता है कि वहां पर जो वैक्स जमा है और वो दूसरा सेकेंडरी इन्फेक्शन करवा दिया हो, तो ऐसे केसेस में कहता है कि टिनिटस जब इन्फेक्शन होगा तो टिनिटस पॉसिबिलिटी है कि टिनिटस मिले। ये बहुत ही मतलब रेयर मिलता है लेकिन मिलेगा, ऐसे कंडीशन में मिलने की संभावना है कि वैक्स के साथ टिनिटस भी मिल रहा है। तो हमने यहाँ देखा सबसे पहला कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, ईयरएक है, ईयरएक हो रहा है, फुलनेस ऑफ ईयर है, टिनिटस है, ये सब सिम्टम है जो वैक्स के साथ में रहता है। अब हम लोग ये ऑन एग्जामिनेशन के जरिए, इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं है, इसमें नहीं लगता है कि बहुत इन्वेस्टिगेशन, हमने कहा कि ये टेम्पररी है, जब हम इसको निकाल देंगे तो ठीक। यहाँ पर अनयूजलेस किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, जो चीज हम लोग देख सकते हैं, देख कर बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है और निकालने से ठीक हो सकता है, तो इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो आता है, रिमूवल ऑफ ईयर वैक्स। तो ईयर वैक्स निकालने के बहुत तरीके हैं। तो सबसे पहला कहता है तरीका जो है इसके मैनेजमेंट पार्ट में है कि रिमूवल ऑफ ईयर वैक्स थ्रू द इरिगेशन। इरिगेशन के जरिए हम लोग रिमूवल करते हैं। अगर वैक्स है तो हम लोग पहले इरिगेशन मतलब कि एक सिरिंज या फिर कहते हैं सिरिंजिंग,
या फिर एक और भी आता है रबर बल्ब आता है, उसके जरिए हम लोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि सिरिंजिंग करने का मतलब कि जैसे 20 ml के सिरिंज लेंगे, उसमें नॉर्मल सलाइन, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के मटेरियल से करना चाहिए। अगर हम लोग लाइट सोर्स के जरिए देख चुके हैं कि इसके अंदर वैक्स है और उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, सबसे पहला ये बात तो हम लोग को पता करना चाहिए कि वैक्स अगर नॉर्मल है, लग रहा है कि अभी वो मतलब कि चिपचिपा है, बहुत हार्ड नहीं है, तो उसकी कंसिस्टेंसी को हम लोग एक बार चेक करते हैं। और लगता है कि बहुत ही हार्ड है, तब हम लोग इसके लिए हम लोग एक सॉफ्टनिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वैक्स सॉफ्ट हो जाए। इसलिए ऐसा क्यों करते हैं कि अगर मान लो कि हार्ड वैक्स है और हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं तो वो डैमेज करेगा हमारे ईयर कैनाल के स्किन को। इसलिए हम लोग इसमें कहता है कि सबसे पहला काम होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द वैक्स। सबसे पहला हम लोग उसको सॉफ्ट करते हैं। तो 2-3 दिन के लिए हम लोग कहते हैं कि भाई आप या तो ग्लिसरीन डाल लें या फिर बेबी ऑयल्स है या कोई मिनरल्स ऑयल है, आप उसको डाल करके 2-3 दिन, या बहुत सारे मेडिकल स्टोर पर बहुत सारे दवा है जो वैक्सोनिल के नाम से आता है, वैक्सपॉट के नाम से आता है, जिसको हम लोग 2-3 दिन के लिए कहते हैं कि आप डालिए, सुबह शाम 2-3 बूंद डालना है कान के अंदर। और जब वो 2-3 दिन के बाद आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वैक्स बहुत ही सॉफ्ट हो चुका होता है। अभी हम लोग कंसिस्टेंसी उसका देखे थे हार्ड है, अगर लगता है कि नॉर्मल है तब तो एट ए टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन हार्ड कंसिस्टेंसी में बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि एयर कैनाल के स्किन बहुत ही सेंसिटिव होता है और एक बार वहां पर इरिटेशन होगा तो परेशानी कम होने की वजह से परेशानी बढ़ सकता है। इसलिए हमने कहा कि सॉफ्टनिंग और वैक्स के लिए हम लोग इस्तेमाल जो मटेरियल करते हैं उसको देना चाहिए। और जब वैक्स सॉफ्ट हो जाए तब हम लोग फिर उसके लिए रिमूवल का प्लान करते हैं। तो पहला रिमूवल प्लान आता है सिरिंजिंग या फिर इरिगेशन के जरिए। इसमें 10 ml या 20 ml के सिरिंज लेते हैं और हम लोग फोर्स के जरिए उसमें कान के अंदर एक पुल खींच लेते हैं, कान को ऐसे करके, और टिल्ट थोड़ा सा हेड को टिल्ट करके, और हम लोग प्रेशर के जरिए हम लोग नॉर्मल सलाइन, वो भी किस तरह के पानी को, नॉर्मल सलाइन को। कैसा होना चाहिए नॉर्मल सलाइन? बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ठंडा भी होगा तो उसको डिजीनेस होगा, और बहुत गर्म भी होगा तो उसको डिजीनेस होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि जो बॉडी का टेम्परेचर है उसी पर टेम्परेचर पर होना चाहिए नॉर्मल सलाइन। ऐसा नहीं ठंडा, अभी कोई पेशेंट मान लो कि कोल्ड वेदर है, अभी आया तो उस समय तो नॉर्मल सलाइन जो पानी है वो भी ठंडा ही होगा। तो हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सुसुम कर दो, लिक्विड वार्म वाटर्स नॉर्मल सलाइन का होना चाहिए और जो बॉडी के टेम्परेचर से एडजस्ट कर जाए वो। या फिर ऐसा नहीं कि बहुत गर्म कर दिए तो भी कहता है कि यहाँ पर हम लोग को पहले से पता है कि यहाँ पर बैलेंस के लिए भी है और हियरिंग दोनों का काम है। तो अल्टर द टेम्परेचर ऑफ द ईयर कैन कॉज द बैलेंस इम्बैलेंस ऑफ द बॉडी, तब वो इम्बैलेंस बॉडी को इम्बैलेंस कर सकता है। इसलिए हम लोग नॉर्मल सलाइन को नॉर्मल टेम्परेचर पर, जो नॉर्मल सलाइन है उसको ल्यूकेम वार्म का हल्का सा सुसुम कर देना चाहिए, और तब हम लोग सिरिंजिंग के लिए इस्तेमाल। रिपीटेड द प्रोसेस 3 to 4 times until removal of the wax। हम लोग इसी 10 ml या 20 ml के सिरिंज बार बार लेते हैं और उसको फोर्स के साथ पुश करते हैं कान के अंदर में, और देखते रहते हैं कि कितना निकला, अभी कितना बचा है। तो उसको हम लोग बार बार करने से वो इस तरह से निकल जाता है, जिसको कहते हैं सिरिंजिंग या इरिगेशन के जरिए हम लोग ये काम करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होता है सक्शन। सक्शन मतलब कि एक मशीन होता है सक्शन का, और हम लोग ऊपर कैनुला लगा होता है, कैनुला को अंदर कान के अंदर डालते हैं और उसके बाद हम लोग बार बार खींच खींच करके निकालते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो भी वैक्स के छोटे छोटे हिस्से हैं वो निकल जाए और नीट एंड क्लीन हो जाए। हम लोग फिर उसमें एंटीबायोटिक या कुछ डाल करके फिर साफ कर देते हैं। तो दूसरा प्रोसेस है सक्शन। और तीसरा प्रोसेस कहता है क्यूरेट। क्यूरेट मतलब कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो स्लाइटली कर्व एट द इंटीरियर पोर्शन एंड रिमूवल ऑफ द वैक्स। जो एक इंस्ट्रूमेंट छोटा सा एक कर्व हिस्सा, आगे वाला हिस्सा जो उसका जो ऊपर का पॉइंट है वो कर्व होता है,
हम लोग क्या करते हैं, लाइट सोर्स के जरिए देखते रहते हैं और देखते हैं कि वैक्स के पास गया तो वैक्स के ऊपर रख कर उसको हम लोग खींच लेते हैं। तो ये 3 प्रोसेस हैं और हम लोग देखते रहते हैं कि कितना वैक्स निकला और कंप्लीट रूप से हम लोग वैक्स को निकाल देते हैं। तो देखते हैं कि ईयर पेन था वो भी चला गया, दूसरा फुलनेस ऑफ ईयर था वो भी निकल गया, खत्म हो गया, टिनिटस हो रहा है वो भी खत्म हो गया। तो ये ओवरऑल सब हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम सब कर जाता है। तो ये 3 तरीका है वैक्स को रिमूव करने का। पहला सिरिंजिंग या इरिगेशन उसको कर सकते हैं, दूसरा सक्शन जो एक मशीन है और उसके आगे पाइप लगा होता है और उसको हम लोग अंदर डाल करके कैनुला, सक्शन कैनुला होता है, उसको हम लोग कान के अंदर ले जाते हैं और धीरे धीरे उसको खींच करके लेते हैं। और नेक्स्ट हमने कहा क्यूरेट, जो कि मैनुअली निकालने की प्रोसेस है, जो हम लोग एक कर्व इंस्ट्रूमेंट है उसके जरिए हम लोग पकड़ पकड़ के उसको बाहर की ओर खींचते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वैक्स का रिमूवल होता है। ये ओवरऑल वैक्स था। वैक्स किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है।